So let's talk about Russia and Ukraine, shall we? अब आप सोचेंगे यार कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के किसी और कोने में है तो हमें इधर क्या मसला है? सर जी मसला बहुत है, पर यह मसला डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जियोग्राफिकल लोकेशन का क्या ताल्लुक है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर वॉर या वर्ल्ड वॉर जिसका बहुत चर्चा चल रहा है, क्या ये होगा या नहीं। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो हमारा आगाज़ कहानी होता है कुछ उस टाइम से जब रशिया सोवियत यूनियन के होता था। अब आप सबको पता है सोवियत यूनियन सबसे बड़ा एम्पायर होता था उस टाइम पे, बट कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूट गया। अब उस सोवियत यूनियन के टूटने के की वजह से कुछ इस तरह हुआ कि जिस तरह कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उसी तरह यूक्रेन भी आज़ाद हो गया सोवियत यूनियन से। अब यूक्रेन जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, अब रशिया यूक्रेन को अपना छोटा भाई समझता था। इसी तरह जब यूक्रेन पे यूरोप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता रहा तो रशिया इस बात से इनसिक्योर आता रहा। इस इनसिक्योरिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लिंक्ड है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ यूक्रेन से। वापस आते हैं अपने हिस्ट्री लेसन पे, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2014। अब 2014 में कुछ इस तरह होता है कि एक यूक्रेनियन रेवोल्यूशन आती है, जिस रेवोल्यूशन की वजह से उस टाइम के प्रेसिडेंट विक्टर वेनकोविच, आई एम सॉरी इफ मैं नाम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनको हटा दिया जाता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक प्रो वेस्टर्न रेवोल्यूशन थी या ये वेस्ट की तरफ से कराया गया एक प्रोपोगेंडा था, जिसको हम अपनी उर्दू में साजिश कहते हैं, बट उसको हम अभी डिस्कस नहीं करें। अब हुआ कुछ यूँ कि जब ये हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट इंटर्न गवर्नमेंट यूक्रेन में आई वो यूरोप से कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर थी या उनके साथ बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली रहती थी। अब 2014 के फरवरी में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गए यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के दरमियान। अब इन एग्रीमेंट्स के बाद रशिया जो है वो बहुत इनसिक्योर होने लगा और उसने ग़ालिबन अप्रैल 2014 में यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। To what America is officially calling a Russian invasion of Ukraine. Russian military now being directly involved in fighting Ukrainian government forces. Satellite imagery show Russian combat units southeast of Donetsk in eastern Ukraine. बेसिस रशिया बनाता था कि हम क्राइमिया के लोगों को लिबरेट करें, हम उनको आज़ादी दे रहे हैं, और इसी आज़ादी का बोलते हुए दो नई स्टेट्स का जन्म हुआ, डोमेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। अब ये दो नई स्टेट्स यूक्रेन के अंदर से बन के निकल गई क्राइमिया के अंदर से। अब इसके बाद यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर पे टेंशन्स चलती रहती थी, पर लेट 2014 और अर्ली 2015 में कुछ निगोसिएशंस हुई, टेबल टॉक्स हुई, जिनके बाद एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन की गई। अब हम आते हैं 2019 पे, जब एक फॉर्मर कॉमेडियन ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब ज़ेलेंस्की जो है वो एक वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली अप्रोच रखते थे, जिसकी वजह से पुतिन रशिया में जो है या रशिया जो है एज अ होल वो काफ़ी जो है वो इनसिक्योर होता था, इस वजह से क्योंकि अगर यूक्रेन पे नेटो का इन्फ्लुएंस आ जाता तो वो रशिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट थी। अब ये वर्ड नेटो जो है वो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और ये ही वर्ड नेटो या ये ऑर्गेनाइजेशन नेटो ही सबसे बड़ी इस कॉन्फ्लिक्ट की फसाद की जड़ है। नेटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या उसको जिसको हम कहते हैं द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। अब ये नेटो 30 कंट्रीज से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब बेसिकली नेटो का पर्पस ये था कि वो रशिया को जो है वो वीक करे और सोवियत यूनियन को तोड़े। कोल्ड वॉर के एरा में ये उस टाइम पे बनी थी। अब जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उस टाइम पे रशिया और नेटो की एक डील हुई थी। अब इस डील को जो है वो रशियन इस तरह क्लेम करते हैं कि ये डील एक वर्बल डील थी, जिस डील में ये कहा गया था कि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। ईस्टवर्ड एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि रशिया की तरफ नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, बट गेस व्हाट, नेटो ने एक्सपैंड कर लिया, और नेटो एक्सपैंड करते करते यूक्रेन तक पहुंच गया। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। अब यूक्रेन को एक गेटवे भी कह सकते हैं, रशिया गेटवे टू यूरोप। अब ये यूरोप है, ये यूक्रेन है, एंड दिस इज रशिया। मतलब अगर नेटो यूक्रेन में आ जाती है तो बेसिकली कुछ इस तरह होगा कि रशिया के डोर स्टेप पे जो है वो 30 मुल्कों की फौज और उसकी राइवल फौज आके खड़ी हो जाएगी। कि लोग कहते हैं भाई नेटो ज्वाइन कर रही है यूक्रेन, मसला रशिया को क्या है। तो इसको सिंपली एग्जांपल में पुट इस तरह करते हैं कि अगर आपके घर के बाहर 30 लोग आके खड़े हो जाएं आपको मारने के लिए, तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स देंगे, और रशिया के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स यही थे कि वो नेटो को स्टॉप करे यूक्रेन में आने के लिए। क्योंकि अगर नेटो यूक्रेन में आ जाता तो मॉस्को लगभग 10 या 15 मिनट जो है के फासले पर होता नेटो के मिसाइल से। अब लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन जिसको सुनने के लिए बहुत लोग बेताब हैं, क्या एक न्यूक्लियर वॉर होगी या क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी? तो लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर पहले।
अब वर्ल्ड वॉर जो है उसके चांसेस आर लाइक 0.1%, क्योंकि जब तक नेटो जो है वो इस फाइट में जंप इन नहीं करती, जिसको उसने बोल दिया है कि हम बिल्कुल जंप इन नहीं करेंगे, तब तक जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 का तो कोई आप जो है तस्वर ही ना रखें। क्योंकि नेटो इस टाइम पे यूक्रेन को जो है वो आर्मामेंट्स और आप कह सकते हैं मेडिकल और रिसोर्सेज तो सप्लाई कर रहा है, बट ट्रूप्स वो सप्लाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड वॉर का कोई अंदेशा नहीं बनता। क्योंकि जब तक नेटो फॉर्मली जो है इस जंग को ज्वाइन नहीं करता, तब तक जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं न्यूक्लियर वॉर की। ओ हाँ, न्यूक्लियर वॉर से याद आया कि क्या आपको पता है कि यूक्रेन भी एक टाइम पे जो है वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री था। उससे पहले जब तक उसने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट करके अपनी न्यूक्लियर आर्म्स जो है वो रशिया को वापस कर दिए। एनीवे, मैं इधर उधर निकल गया, सॉरी। बैक टू द पॉइंट कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं। अब न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, ये बेस होते हैं इन 3 लफ्जों पे। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब अभी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या बोला है, मसले की कोई बात नहीं है, भाई आपका है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेसिकली कुछ इस तरह है कि एक कंट्री जो है उस पर अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वॉरहेड फेंक देती है, तो उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इन रिटर्न जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड अपना दूसरी कंट्री में भेज सके। इसका ये सिस्टम है कि अगर यूएसए रशिया पे न्यूक्लियर वॉरहेड फेंकता है और रशिया को न्यूक करता है, तो रशिया के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो यूएसए को भी इन रिटर्न न्यूक कर सके और वाइस वर्सा इसी तरह, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर वॉर का जो अंदेशा है, एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है नहीं, उसमें हमारा जवाब यही होगा कि एक न्यूक्लियर वॉर इस सिनेरियो में या मोस्ट प्रोबेबली किसी सिनेरियो में भी पॉसिबल नहीं है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन जो स्टार्ट में मैंने रेज किया था कि ये हमें इफेक्ट किस तरह करते हैं। वो उससे याद आया कि इमूजानी गए थे रशिया और वहाँ जाके जब वो जैसे ही लैंड हुए तो पीछे से वॉर शुरू हो गई। तो कुछ लोगों का कहना है पता नहीं वो तस्वीर में क्या दाम पड़ रहे थे, उन्होंने फूंका तो पुतिन बाबू को जो है वो वॉर करना याद आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये दौरा बहुत पहले से प्लान हुआ था और कह लें कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप इस बात को कि जैसे ही वो वहां पर लैंड हुए तो पुतिन का जंग करने का मूड आ गया। सॉरी, मैं इधर उधर फिर निकल गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये हमें या वर्ल्ड को किस तरह इफेक्ट करता है। तो आपको पता होगा कि रशिया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। अब रशिया क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, इस वजह से जब वॉर शुरू हुई तो उस वक्त जो है वो पर बैरल प्राइस, एक ऑयल की पर बैरल प्राइस $100 से को जो है वो पहुंच गई। अब आपके पेट्रोल की जो प्राइस है वो $100 तक चली गई थी। अब $100 पर बैरल इज अ रियली बिग थिंग, जिसकी वजह से आपका इधर जो है वो आपके मुल्क में भी पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो आपकी जो फूड है, आपका जितना भी जो है वो साइकिल है, वो सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग रिलाइज ऑन दैट। बात करते हैं कुछ इस पे कि व्हाट इज द वर्ल्ड डूइंग अबाउट दैट। ठीक है, अब दुनिया या यूरोपियन यूनियन बेसिकली ये कर रहा है कि वो रशिया को बैंकिंग सिस्टम से निकाल रहा है, द स्विफ्ट सिस्टम, जिसको हम कभी बाद में फिर डिस्कस करेंगे, उससे निकाल रहा है और उसके बाद उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने से यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये किस लिए? क्योंकि जर्मनी में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो है वो रशिया देता है, और अगर जर्मनी को रशिया की नेचुरल गैस ना मिली तो जर्मनी में जो सर्दियों में जो है उनके पास गैस नहीं होगी, जिसकी वजह से उनके लोग ठंड से मर जाएंगे। तो इसी वजह से जब आप रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं ना, तो आपको खुद भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस वॉर का आउटकम क्या होगा। इस वॉर का आउटकम बेसिकली ये होगा कि ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन को जो है वो इन्वेड करके कैप्चर तो करने से रहा, उसका इतना इकोनॉमिक जो है वो इतना पैसा लगेगा इस वॉर पे कि वो ये कर ही नहीं सकता। बेसिकली व्हाट रशिया इज ट्राइंग टू डू इज कि वो यूक्रेन पे जो है एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनको निगोसिएशन टेबल पे लाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद निगोसिएशन शुरू हो चुकी हैं। वो निगोसिएशंस पे लाएगा, उस पर प्रेशर बिल्ड करेगा और एक अपनी पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देगा, जो पपेट गवर्नमेंट रशिया के कहने पर और रशिया के नक्शे कदम पर चलेगी। अब वॉर का क्या आउटकम लगेगा इसका तो हम जो है वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। विद दिस मुझे इजाजत दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।